ठीक है बच्चों, ऑनलाइन में आवाज और स्क्रीन दोनों आ गई हैं। एक बार फिर से बता दें। यस सर। ठीक, देखिए आपका जो सिलेबस है और जो पेपर है, तो पेपर में सबसे लास्ट जो क्वेश्चन होता है उसमें एक 2 नंबर में 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। उसमें 2 नंबर में आपका कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी का क्वेश्चन आएगा और बाकी 3 नंबर में आपका ट्री का आएगा। ठीक है, तो ये आज की क्लास में हम सिर्फ 2 मार्क्स के लिए आपको प्रिपेयर करेंगे। और देखा जाए तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी में काफ़ी गहराई है और बहुत ही लॉन्ग आपको समझाया जाए तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे। लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में ही इतना कम पोर्शन है कि सिर्फ इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो हम बिल्कुल भी आपको फंसाएंगे नहीं कि आप जो है इसके बहुत डीप में जाओ। आप ऊपर ऊपर देखो और जो क्वेश्चन आएंगे उसको कैसे सॉल्व करोगे, उसकी ट्रिक क्या रहेगी, वो हम आपको यहां बताएंगे। यानी कि 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाने हैं आज की क्लास करने के बाद। तो सबसे पहले हम यहां पे अगर कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सिंपल वर्ड्स में समझें कि जो भी हम लोग अपने जीवन में कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं, मान लीजिए हमें अमीनाबाद से कोई सामान ही लाना है ना, या जो है मम्मी को कपड़े धोने हैं, या जो है मान लीजिए हमें अपने फ्रेंड के यहाँ जाकर कुछ सामान लाना है, कोई काम करना है, तो कोई भी टास्क करने में कितना समय लगेगा और किन किन रिसोर्सेस की जरूरत पड़ेगी, उसको मेजर करना ही कॉम्प्लेक्सिटी है। कितना टाइम लगेगा और किन किन सोर्सेस को, जैसे हमें कहीं जाना है कुछ लेने के लिए तो हम ई रिक्शा करेंगे, बाइक से जाएंगे, है ना, इस तरीके का, या क्या सामान लेना है वो डिसाइड करना। तो ये सब फैक्टर्स होंगे उसके अंदर। तो क्योंकि अभी हम कुछ जनरल एग्जांपल भी देकर फिर हम अपने कंप्यूटर में ये क्या यूज कर रहा है कॉम्प्लेक्सिटी टॉपिक उसको डिस्कस करेंगे। तो एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको कपड़े ही धोने हैं, छोटा सा टास्क, कपड़े ही धोने हैं। तो एक तरीका है कि कपड़े धोने के लिए आपके पास वॉशिंग मशीन है और एक तरीका है आप मैनुअली हाथ से धोगे। ठीक, अब मान लीजिए कि आपने वॉशिंग मशीन में अब यहां पे फैक्टर्स को थोड़ा सा मैं बताऊंगा। वॉशिंग मशीन में मान लीजिए एक शर्ट आपको धोनी थी, वॉशिंग मशीन में धोई, धुल जाएगी आराम से, और एक मैनुअली धोई। तो दोनों में आपको क्या लगता है कि क्या समय लगेगा? यहां पर ये अभी हम आपको दिखाते हैं, आपका हो सकता है आइडिया चेंज हो जाए। ओके तो जैसे आपकी एक वॉशिंग मशीन है, इससे मान लीजिए एक शर्ट धोते हुए, एक शर्ट, वन क्लॉथ या शर्ट, और एक आप मैनुअल। तो वॉशिंग मशीन का तो एक पूरा प्रोसेस है, तो उसके लिए मान लीजिए ये जो है आपका 2 मिनट लगाते हैं, 2 मिनट लग जाता है, 2 मिनट में ये शर्ट धुल जाती है। और मैनुअली अगर देखें तो मैनुअली हो सकता है आपको 5 मिनट लग जाएं एक शर्ट धोने में, क्योंकि एक एक जगह पे जाकर आपको सारी चीजें साफ करनी पड़ेंगी। अब यहीं पे समझो इन दोनों में कौन कम समय ले रहा है? वॉशिंग मशीन कम समय लग रही है। अब यहीं पर अगर हमारे पास 10 टी शर्ट हैं, तो वॉशिंग मशीन में या यहां मैनुअली आपको उसको वॉश करना है, तो उसके हिसाब से अगर एक शर्ट धोने में 2 मिनट लगता है, तो वॉशिंग मशीन को क्या 10 शर्ट धोने में कितना समय लगेगा? मैथ के, अरे कॉमन सेंस यूज करो, उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि वो एक साथ ही धुलता है, उसमें उतना ही टाइम लगेगा। वैसे ये बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी जो है हम इसमें कुछ ऐसा इंटरटेनमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कॉन्सेप्ट समझा जाए। तो यानी ये अभी भी 2 ही मिनट लेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर एक शर्ट धोने में आपको 5 मिनट अगर लग रहा है, तो हमारा 10 शर्ट धोने में कितना लग जाएगा? 50 मिनट लग जाएगा। तो यहां पर आपका क्या हुआ कि
इनपुट जो है, इनपुट क्या है, ये क्लॉथ है, कपड़े धोना है, इनपुट जो है, इनपुट के साइज को कम ज्यादा करने पर हमारे टाइम में फर्क आ जाता है, इनपुट के साइज को कम। तो अब ये इसी को मेजर करना ही कॉम्प्लेक्सिटी कहलाता है। ये हम समझाना चाह रहे थे कि ये प्रोसेस जो हमने की टास्क को परफॉर्म करने के लिए, इनपुट को लेते हुए, तो इनपुट चेंज हुआ तो हमारी टाइमिंग चेंज हो गई। ठीक, अब यहीं पर हम कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर में जैसे कोई आपने एक बबल सॉर्ट का प्रोग्राम बनाया, ठीक है। अब बबल का सॉर्ट का प्रोग्राम आपने जब रन किया तो मान लीजिए आपके यहां पे पेंटियम 4 कंप्यूटर है, लोअर वाला। तुम्हारे यहां पे कौन से एग्जांपल बताओ, जैसे पेंटियम 4 हमारा कोर 2 डियो है, या तुम्हारा i3 है, उनका i4 है, i7 है। तो क्या तुमको लगता है कि एक बबल सॉर्ट के प्रोग्राम को चलाने के लिए i7 सबसे फास्ट परफॉर्मेंस देगा, या ये P4 जो था पेंटियम 4? i7 सबसे ज्यादा टाइम देगा। तो यानी कुछ फैक्टर्स हैं क्यों सबसे ज्यादा, मतलब कम समय में कर देगा वो परफॉर्म, ऐसा समझ लो। कि आपका जब आपको प्रोग्राम बबल सॉर्ट का बनाना है तो i7 जो है, इसमें देखो, इसमें प्रोसेसर की जो है स्पीड जो है, स्पीड बहुत ज्यादा होगी, और जो P4 है उसमें बहुत कम होगी। और दूसरा फैक्टर देखें तो इसमें रैम इसमें ज्यादा हो सकती है, क्योंकि अपर बाउंड है, तो रैम इसमें ज्यादा होगी। तो इसका मतलब इस वजह से भी ये फास्ट वर्क करेगा, और इसमें रैम कम होगी इसलिए स्लो वर्क करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोग्राम तो सेम था बबल सॉर्ट, लेकिन इसमें जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो प्रोग्राम जल्दी रन होगा या देर में रन होगा। तो ये सब मेजरमेंट करना किसका काम है? कॉम्प्लेक्सिटी का। हाँ, अब हम लोग आगे बात करते हैं जो टॉपिक है। तो देखो यहां पे अच्छा, ये प्रोग्राम जो होता है ये किसी ना किसी एल्गोरिथम पे बना हुआ होता है। तो हम लोग यहां पर प्रोग्राम वर्ड कम यूज करेंगे, उस प्रोग्राम को एल्गोरिथम कहेंगे कि कोई एल्गो है, उसको प्रोसेस करने में कितना क्या समय लग रहा है। तो यहां पर देखिए एल्गोरिथम क्या है, व्हाट इज एल्गोरिथम? एन एल्गोरिथम, ये थोड़ा सा बोरिंग है, अभी हम पिक्चर फॉर्मेट में भी चीजें दिखाएंगे। तो एन एल्गोरिथम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट एक्ट ऑन सम इनपुट डेटा टू प्रोड्यूस सम आउटपुट इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। कि एल्गोरिथम क्या है, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस के स्टेप्स हैं जिसमें हम कुछ इनपुट डालेंगे, नंबर ऑफ इनपुट, और उसी हिसाब से कोई ना कोई आउटपुट आ जाएगा। तो जैसे हमने आपको प्राइम नंबर का प्रोग्राम बताया या बबल सॉर्ट का प्रोग्राम बताया, तो वो क्या है, जो लूप लगा रहे हो, इफ कंडीशन लगा रहे हो, क्या है, सब इंस्ट्रक्शंस के स्टेप्स हैं, स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस लगाते चले जाते हैं। तो उस पूरे प्रोग्राम को हम लोग एल्गोरिथम कह रहे हैं। अब उसके बाद ये कोई भी प्रोग्राम जब चलाओगे तो उसमें जो अभी फैक्टर्स की बात की थी, तो प्रोग्राम में अगर फैक्टर्स की बात करें तो हमारे फैक्टर्स कंसीडर इन एनालिसिस कोई भी एल्गोरिथम को, तो 2 फैक्टर्स कंसीडर व्हाइल एनालाइज एल्गोरिथम आर टाइम एंड स्पेस। जैसे कि अगर कोई गेम चला रहे हो कंप्यूटर पे, तो अगर तुम्हारी स्पेस की कमी है तो वो गेम नहीं चला पाओगे, या अगर लोड भी हो गया तो स्लो चलेगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा। और अगर स्पेस भी पर्याप्त है और मेमोरी यानी कि आपका रैम वगैरह भी बहुत स्ट्रांग है तो गेम बहुत फास्ट खेल पाओगे। तो यहां पर 2 फैक्टर हैं, एक टाइम है फैक्टर और एक आपका फैक्टर यहां पर स्पेस है। लेकिन हम लोग के जो सिलेबस में कैलकुलेशन का जो बताया गया कि किस चीज को कैलकुलेट करना है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने का हम लोगों को सीखना है। स्पेस वेरी नहीं करता ज्यादा, टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहां पे पूरे में हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही पढ़ेंगे। तो अब देखो यहां पर जो है टाइम की बात करें, एक्चुअल रन टाइम ऑन अ पर्टिकुलर कंप्यूटर इज नॉट अ गुड basis for comparison since it depend heavily on the speed of the computer
the total amount of RAM, the operating system running on the system, and equality of computer used, quality of computer used. तो ये आपका टाइम के बारे में हो गया. स्पेस क्या है? दिस इज अ लेस इंपॉर्टेंट फैक्टर देन टाइम बिकॉज इट मोर स्पेस is required. It can always be found in the form of auxiliary storage. जो स्टोरेज हमारे पास दो तरीके का हो जाता है, एक तो हार्ड डिस्क वाला स्टोरेज है और एक कैच मेमोरी वगैरह होती है. तो कैच मेमोरी वगैरह अगर फास्ट है तो मतलब ज़्यादा है या लगी है तो आपका स्पेस वो वर्चुअल स्पेस बनाया जा सकता है. मतलब उतना स्पेस कंप्यूटर में था नहीं, लेकिन कैच मेमोरी वगैरह लगी तो वर्चुअल स्पेस भी बन जाता है प्रोग्राम के रन होते समय, और जैसे प्रोग्राम खत्म हुआ वैसे वो स्पेस गायब हो जाता है. तो इसलिए स्पेस को ज़्यादा फैक्टर नहीं किया जा रहा है. अब यहां पर कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बता ही दिया, एक बार खाली मैं पढ़ दे रहा हूं कि कॉम्प्लेक्सिटी, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी है क्या. तो इट रिफर्स टू द मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिथम. ये क्या करता है? मेजर करता है परफॉर्मेंस किसी एल्गोरिथम की. इट अलाउज द कंपैरिजन ऑफ एल्गोरिथम फॉर इफिशिएंसी एंड प्रिडिक्ट देयर बिहेवियर एज डेटा साइज इंक्रीजेज. तो जैसे कि कोई एल्गोरिथम है, तो मान लीजिए बबल सॉर्ट का ही है, तो बबल सॉर्ट में अगर 5 नंबर में बबल सॉर्ट करोगे तो जल्दी हो जाएगी, और अगर वही 50 नंबर में बबल सॉर्ट करोगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा. तो ये क्या कह रहा है कि ये इफिशिएंसी जो एल्गोरिथम की है वो किस पे डिपेंड करती है? डेटा साइज पे. जब डेटा साइज ज्यादा होगा तो समय ज्यादा लग सकता है, डेटा साइज कम होगा तो कम समय में वो काम हो जाएगा. ठीक है. और उसके बाद अब यहां पे एक टर्म है डोमिनेंट टर्म. तो डोमिनेंट टर्म का मतलब क्या हुआ? वाइल डिस्क्राइबिंग द ग्रोथ रेट ऑफ एल्गोरिथम. ग्रोथ रेट ऑफ एल्गोरिथम किससे डिस्क्राइब करते हैं? कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर. तो while describing growth rate of algorithm, we simply consider the term with affect the most on the algorithm performance. This term is known as dominant term. अब जैसे यहां पर हम देखें कि हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें स्पेस को, तो मान लीजिए एक छोटा सा प्रोग्राम रन कराना है प्राइम नंबर का, वो आपका जो है i7 पे भी रन हो जाएगा और आपका p4 पे भी रन हो जाएगा, है ना. तो उस समय यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से देखो, क्योंकि स्पेस दोनों उसमें पर्याप्त है उस प्राइम नंबर के प्रोग्राम को चलाने के लिए, और टाइम भले वो i3 जो है या i7 ज्यादा कम समय लेगा, लेकिन फिर भी प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा. लेकिन अगर हम यहां पर इनपुट डेटा का साइज बढ़ा दें, तो P4 वाले को दिक्कत आना शुरू हो जाएगी और i7 वाले को कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो यहां पर इनपुट साइज डोमिनेंट टर्म के रूप में कंसीडर किया जाएगा, या वो फैक्टर जो ज्यादा इफेक्ट डालेगा उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में, उसको हम लोग डोमिनेंट टर्म कहेंगे. अभी आगे डिस्कस करेंगे डोमिनेंट टर्म क्या है. अब देखो कॉम्प्लेक्सिटी जो निकाली जाती है उसके 3 केसेस बताए गए हैं, बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी. तो क्या होता है कि अब इसको एग्जांपल के थ्रू हम अगर यहां पर डिस्कस करें कि ये 3 केस किस तरीके से आप समझोगे. जैसे कोई एक एरे है, ये आपका एक एरे है और इसमें ये आपका 1 2 3 4 5 5 नंबर स्टोर हैं. कोई भी 5 नंबर आपने स्टोर कर दिए. अब यहां पे आप सर्चिंग परफॉर्म करना चाहते हो, लीनियर सर्च परफॉर्म करना चाहते हो. तो लीनियर सर्च में अगर आपका जो नंबर ढूंढना चाहते हो वो सबसे पहले नंबर पे मिल गया, जो नंबर ढूंढना चाहते हो, तो सबसे पहले नंबर पर अगर मिल गया तो उसके बाद तो ब्रेक लगा होता ना उसमें लीनियर सर्च में, तो आप प्रोग्राम से बाहर आ गए. और कंप्यूटर को क्या कोई टाइम लगेगा? नहीं लगेगा. तो इसका मतलब इसमें सबसे कम टाइम लगा, तो सबसे कम टाइम को हम लोग 1 से कंसीडर करते हैं, सबसे कम टाइम को हम लोग 1 से कंसीडर करते हैं, और यही हमारा बेस्ट केस होता है, बेस्ट केस. अब मान लीजिए जो नंबर ढूंढ रहे थे वो सबसे लास्ट में है, तो इसका मतलब सारे नंबरों से मैचिंग करते करते यहां पहुंचोगे,
तब जाके वो नंबर मिलेगा। तो जो बहुत ज्यादा टाइम लगाए उसको हम लोग वर्स्ट केस कहते हैं। ये आपका n, ये आपका वर्स्ट केस हो जाएगा, वर्स्ट केस। और अगर बीच में कहीं मिल जाता है तो वो आपका एवरेज केस। तो इस तरीके से आपका ये केस निकालते हैं, जैसे बीच में कहीं मिल जाए वो आपका एवरेज केस हो जाएगा, केस। तो 3 तरीके केस आपके होते हैं। अब यही केसेस आपसे पूछे जाते हैं प्रोग्राम में, कि आपका लीनियर सर्च का मान लीजिए प्रोग्राम है, वो पूछेंगे तो लीनियर सर्च में बेस्ट केस क्या रहेगा, तो आप 1 बताओगे, वर्स्ट केस क्या रहेगा तो आप n बताओगे, n नंबर ऑफ टाइम्स उसको चलना पड़ेगा, है ना। ऐसे मिडिल वाला उसके हिसाब से बताओगे, मैं निकालना भी बताऊंगा प्रोसेस आपको। तो ये केस 3 तरीके के होते हैं, यही आपको यहां पर दिखाना था। अब एक बार आप देख लीजिए, ये तो बेस्ट केस क्या है, दिस रिप्रेजेंट द इनपुट सेट दैट अलाउज एन एल्गोरिथम टू परफॉर्म मोस्ट क्विकली। सबसे जल्दी अगर कोई मतलब काम हो जाता है किसी एल्गोरिथम में, तो यानी वो बेस्ट केस में माना जाएगा। और उसके बाद दिस रिप्रेजेंट द इनपुट सेट दैट अलाउज एन एल्गोरिथम टू परफॉर्म मोस्ट स्लोली। सबसे ज्यादा टाइम जिसमें लगेगा प्रोसेस कराने में, ऑपरेटर टास्क अचीव करने में, वो हमारा वर्स्ट केस कहा जाएगा। और एवरेज केस में दिस रिप्रेजेंट द इनपुट सेट दैट allows an algorithm to deliver an average performance। एवरेज परफॉर्मेंस इसमें मिलती है प्रोग्राम को रन होते समय। तो ये आपके 3 तरीके केस हो गए। अब उसके बाद इसमें एक टर्म और भी है, रेट। अच्छा वो तो ठीक है। अब एक टर्म आता है बिगो नोटेशन। अभी बिगो नोटेशन आपको बताना पड़ेगा। अब देखो, ये एल्गोरिथम निकालने के लिए, ये एल्गोरिथम सारे बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस निकालने के लिए हमें कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है। और उन टूल्स में आपका वर्ड आता है बिगो नोटेशन। तो एक थीटा होता है, एक बिगो नोटेशन होता है, ऐसे करके बहुत सारे होते हैं इसमें। हम लोगों को यहाँ पे बिगो नोटेशन ही सिलेबस में है, तो थोड़ा सा हम लोग बिगो नोटेशन के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। बिगो नोटेशन क्या है? बिगो नोटेशन वो टूल्स है जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने में मदद करता है। तो बिगो नोटेशन क्या है? नोटेशन इज अ मेजरमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम विद रिस्पेक्ट टू टाइम फैक्टर एंड स्पेस फैक्टर। स्पेस यहां पर कंप्यूटर के केस में कहेंगे तो मेमोरी, ठीक है। तो बिगो नोटेशन वो टूल है जो मेजर करता है किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी निकालने में। और वो कॉम्प्लेक्सिटी निकालने में कौन कौन सी चीज निकालते हैं? टाइम फैक्टर होता है या स्पेस फैक्टर। तो ये आपने जान लिया। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा और डिटेल, और फिर ये क्वेश्चंस हमने बना रखे हैं, इनको फटाफट आप समझ लोगे। अच्छा देखो, बिगो नोटेशन में हमेशा वर्स्ट केस निकाला जाता है कि किसी काम को मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा करने में। तो बिगो नोटेशन में ये रूल याद रखना, जो सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है उसको निकाला जाता है, और वही आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो देखो यहां पर ये एक छोटा सा चार्ट है, ये अभी हम लोग इन चीजों को बाकायदे जो जावा के प्रोग्राम है उनसे समझेंगे। तो यहां पर बिगो नोटेशन को ओ सिंबल, कैपिटल ओ सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। कहीं कैपिटल ओ लिखा मिल जाए इस कंप्यूटर कॉम्प्लेक्सिटी टॉपिक में तो समझना वो बिगो नोटेशन से उसको रिप्रेजेंट कराया जा रहा है। तो यहां पर O1 दिया है, तो 1 अभी हमने बताया था जो सबसे कम ले टाइम, तो उस हाँ बेस्ट केस है। और फिर उससे अब यहां पे एक सीक्वेंस दिखाया गया, सबसे कम O1 है, फिर O log n है, ये सब फॉर्मूले निकलेंगे, और फिर ON है। अच्छा ये टर्म कहीं पढ़े होंगे क्या, कहीं किसी सब्जेक्ट में, मैथ में पढ़े हैं, ठीक। फिर एक ON है यानी बिगो नोटेशन n, फिर ON log n है। तो ये एक चार्ट है जिसमें सबसे बेस्ट से और एवरेज होते हुए सबसे वर्स्ट केस तक आपको एक नजरिया दिखाया गया है। और इसमें ये वाला जो बार है ये आपका जो है मे बी टाइम का है, ये हाँ ये टाइम का है। और नीचे वाला जो है ये इनपुट डेटा साइज, जैसा जैसा डेटा बढ़ाओगे तो टाइम बढ़ेगा, डेटा कम करोगे तो टाइम घटेगा। तो एक पिक्चर ये हो गई, और वही चीज यहां पे भी एक बार दिखा दी गई। यहां पे हम खाली आपको ये चीज दिखाना चाहेंगे,
वैसे उसमें भी देख लिया था कि सबसे बेस्ट ये हो गया, उससे थोड़ा सा खराब ये है, उससे थोड़ा सा खराब ये है, उससे और ये सीक्वेंस में ही लिखा है। जैसे ऑपरेटर प्रेसिडेंस में हमने कुछ चीजें सीक्वेंस में 10th में पढ़ाई होंगी, तो ऐसे ये नोटेशन सीक्वेंस में लिखी, तो इस ऑर्डर को थोड़ा सा याद कर लेना, और ये ऑर्डर कैसे निकाले जाते हैं वही आपको सीखना है यहाँ पर क्लास में। बेटा बंद करो, म्यूट करो। अब जैसे यहां पर ये ऐसे क्वेश्चन आएगा, ये लूप लगा हुआ है, अब इस लूप में वो कहेंगे कि आपका वर्स्ट केस निकालो क्या है या बेस्ट केस निकालो क्या है, इस तरीके से पूछेंगे। तो आपका वर्स्ट केस, ये सब वर्स्ट केस ही निकाले गए हैं। तो इसमें ON है, इसमें ON है, इसमें ON है, इसमें O log 2n है। तो ये अभी आपको निकालना हम सिखा रहे हैं, आप यहीं से समझ लो। ये प्रैक्टिस, प्रॉब्लम प्रैक्टिस 1। अब देखो यहां पर कुछ रूल होते हैं, उन रूल को फॉलो करना होता है कि अगर कोई स्टेटमेंट सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है तो उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट। और कोई ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट अगर एक ही बार एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो उनको भी कांस्टेंट कह सकते हैं। तो यहां पर ये लाइन तो प्रोग्राम अगर चलाओगे तो सिर्फ एक ही बार पढ़ी जाएगी, तो ये कांस्टेंट है, ठीक है। और ये अगर लूप चलाओगे तो 0 से n तक चलेगा। तो इसमें जो हम लोग यहां पे निकालेंगे, थोड़ा सा स्क्रीन छोटी करनी पड़ेगी, मतलब सीधे सीधे हम आपको आपका आंसर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आंसर आप आसानी से ऐसे पहचान जाओगे। देखो अगर सिंगल लूप मिलता है, अगर सिंगल लूप मिलता है तो उसको आप हमेशा ON कहोगे, क्योंकि ये n टाइम तक चलेगा। तो एक ON ये हो गया, और उसके अंदर आएंगे तो ये भी तो 0 से n तक चल रहा है, तो एक ON ये हो गया, ठीक है। और ये वाला जो है मान लीजिए C1 है कांस्टेंट 1, और ये वाला कांस्टेंट 2, क्योंकि इसमें तो कोई खास बदलाव होना नहीं, ये स्टेटमेंट तो सेम रहेगा, ये बदलती रहेंगी चीजें, कांस्टेंट 2। और उसके बाद अगर यहां पे आए इस जगह पर तो ये भी ON है, ON है। नहीं, वो इंटरनल तो चेंज होगा, इंटरनल तो चेंज होगा, लेकिन ये स्टेटमेंट एक ही काउंट किया जाएगा, इसलिए इसको कांस्टेंट 2 माना जा रहा है। और कांस्टेंट वाली चीजों को रिमूव कर दिया जाता है। और ये भी आपका ON है। तो यहां पर देखा जाए जब नेस्टेड लूप होगा, नेस्टेड लूप होगा तो यहां पे NN स्क्वायर बन जाता है, NN स्क्वायर बन जाता है। तो यहां पर आप लिख दोगे ON स्क्वायर। सिंगल लूप होगा तो खाली ON, और डबल लूप नेस्टेड में है तो ON स्क्वायर, और प्लस अब यहां पे देखें ये, तो ये भी आपका ON है, ON। तो आपको इसमें हमेशा क्या करना है, वर्स्ट केस निकालना है। तो वर्स्ट केस में जो सबसे ज्यादा टाइम टेकन है, ले रहा है, उसको ही लिया जाता है। तो यहां पे मैंने आंसर लिख रखा है ये, तो ये आंसर ये लिया जाएगा और ये आपका सब हटा दिया जाएगा। जैसे कि कांस्टेंट हम चाहते हैं तो यहीं पे हम C1 प्लस C2 लिखते और फिर लास्ट में उसको काट देते कि कांस्टेंट वाली चीजों को हटा दिया जाता है। तो आपको यहां पर आंसर निकालने का जो हमने तरीका अभी बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको याद करना है आपको कि नेस्टेड लूप कभी भी होगा, क्योंकि यही फॉर्मूले पूछा जाता है खाली, इसमें कुछ बनाना नहीं है आपको, क्योंकि ये थ्योरी पार्ट है, प्रोग्राम नहीं है। तो आपका नेस्टेड लूप देख लिए, और लूप के अंदर लूप है तो वो स्क्वायर में आ जाएगा n का, और अगर अलग लूप है तो वो अलग से n माना जाएगा। तो ये n ON था, ये ON था, लेकिन ये नेस्टेड था इसलिए ON स्क्वायर हो गया, और ये ON अलग है। तो यहां पे जितने सारे ON मिले तो इसमें ON स्क्वायर और ON में कंपैरिजन करोगे आप कौन बड़ा है।
मतलब कौन ज्यादा टाइम टेकन कर रहा है बिग ओ नोटेशन के हिसाब से, तो आपका ओ एन स्क्वायर वाला ज्यादा टाइम। अभी हमने वो सीक्वेंस दिखाया था, वो इसीलिए दिखाया था। खैर इतनी जल्दी याद नहीं हो जाएगा, लेकिन तुमको यही समझना है। तो यहां ओ एन को हम लोग ओ एन स्क्वायर को प्रेफरेंस देंगे, तो ये ओ एन स्क्वायर हो गया। अब इसके आगे जरा देखो, प्रैक्टिस 2 चेंज नहीं हुआ ये, हाँ अच्छा देखो खाली, अब प्रॉब्लम 2 में यहां पे दिया गया खाली एन नेस्टेड लूप बने हैं, तो इसको देखते ही आप जान जाओ कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ओ एन स्क्वायर। ये सिर्फ एग्जांपल दिखाने के लिए हमने आपको दे दिया है। हाँ 2 मार्क्स में आएगा, सिर्फ 2 मार्क्स में। हाँ थ्योरी भी होती ना, तो थ्योरी तो हमने इसमें फाइल में पूरा कवर कर रखी है। अब देखो यहां पर देखो ये 3 लूप हैं, तो ये ओ एन पहला हो गया, और ये ओ एन दूसरा हो गया, और ओ एन तीसरा हो गया। अब 3 है ओ एन, और वो भी नेस्टेड फॉर्म में है, तो इसका मतलब ओ एन क्यूब हो जाएंगे, और इसको आपको इग्नोर करना है, कांस्टेंट वाली वैल्यू को। मतलब हमने कहा हम इसके डीप में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ आपको सिखाएंगे कि आप अपना आंसर कैसे निकालें। अब ये देख ले रहे हो तब तो जान जाओगे ना कि हाँ, अब जैसे ये एक ऐसे आ गया, ये वाला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट टू ओ एन, ओ एन के बराबर कौन है इन सारे इसमें। तो आपको यहां पर वही वाला लॉजिक लगाना पड़ेगा कि कांस्टेंट वाले को हटाते जाओ, जो लास्ट में बचेगा, और जो लास्ट में बचेगा उसमें देखेंगे कौन बड़ा है, उसको ही ले लेंगे हम। तो देखो यहां पर अगर इस एक्सप्रेशन में हम देखें, तो इस एक्सप्रेशन में आपका वेयर p इज लेस देन n डिवाइड बाई 9, तो ये आपका कांस्टेंट हो गया। ठीक, हमें n को ही स्पेशली ध्यान देना होता है, और n के अलावा जो भी है वो धीमे धीमे काटते चले जाओ। तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और तो कुछ बचा नहीं, तो खाली लास्ट में ये ओ एन ही बचेगा। तो ये इतना, हाँ कहां 2n है, ये तो अलग से बताया गया खाली कि वेयर p इज लेस देन n डिवाइडेड, ये सिर्फ एक्सप्रेशन सिर्फ इतनी ही है। तो इसमें आपने इसको देखकर ओ एन ही निकालना है, क्योंकि ये पार्ट नहीं है एक्सप्रेशन का, एक्सप्रेशन सिर्फ इतनी ही है। अब उसमें इधर देखें तो इसमें फिर ये आपका 9 कट जाएगा और k कट जाएगा, तो ये फिर से ओ एन बच जा रहा है, तो यानी कि ये भी आपका इसके इक्विवेलेंट है। और फिर यहां पे देखें तो यहां पे ये भी कट जाएगा, लॉग भी कट जाएगा, और ये n प्लस n यहां पर 2n बन जाएंगे, O2n, और 2n में 2 कांस्टेंट होता है, तो ये फिर से कट जाएगा, तो आपका आखिरी में बचेगा ON। तो ये भी आपका इससे सिमिलर है, यही इसमें निकालना है। अब यहां पर अगर देखें तो ये दो, जैसे m और n जो है वो स्पेशली लूप के लिए ही यूज किए जाते हैं, ये टर्मिनोलॉजी बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर आपको जो है ये n और m बोथ आर इनपुट्स, जो इनपुट हैं या लूप के नेचर हैं उनको रिमूव नहीं कर सकते। तो यहां पर n और प्लस m स्क्वायर, तो m स्क्वायर का मतलब ये नेस्टेड लूप से लाया गया होगा, m तक 2 लूप चल रहे होंगे नेस्टेड वाले, और ये एक लूप चल रहा होगा, और ये प्लस में है, तो इसका मतलब ये तो एक साथ होंगे दोनों, लेकिन ये ऊपर या नीचे उन लूपों से बाहर होगा, तो इसको रिमूव नहीं किया जा सकता। ये जो नेचर है इसको रिमूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों प्लस में है। तो ये आपका इसके ON के इक्विवेलेंट नहीं है, ये 3 थे और ये नहीं है, ये काउंट किया जाएगा इसमें। अभी और भी चीजें आपको दिखाएंगे, क्योंकि जैसे क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। जैसे यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इफ एल्स में अगर कुछ दिया गया है, तो इफ एल्स में देखें तो ये इफ कंडीशन अगर ट्रू होती तो ये स्टेटमेंट एक ही बार रन होगा, है ना, तो इसको हम लोग O1 मतलब बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इसकी, कि एक ही बार लेके रन होगा और सबसे कम समय लेगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप एल्स में आओगे, और एल्स में आपको चलाना पड़ेगा लूप। तो यहां पर ये लूप n टर्म्स तक चल रहा है, तो इसका मतलब ये ON है। ये आपका क्या है, ON है, ON। अब इन दोनों में जब देखोगे
तो आंसर किसको हम माने? तो अभी आपको बताया गया था कि बिगो नोटेशन में वर्स्ट केस को ढूंढा जाता है। तो वर्स्ट केस में हमारा आंसर, ये स्क्वायर गलत लग गया है, स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ एन होगा। तो ओ एन आपका इसका फाइनल आउटपुट आएगा और इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे इसको। तो ये इफ एल्स वाला एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से देख सकते हो। बाकी अगर आप जो है बहुत ज्यादा डीप में जाना चाहते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको भी बताने की कोशिश करेंगे। अब एक सिचुएशन ये देखो, यहां पर जब कभी भी किसी लूप में जो अपडेशन हो रहा हो, अपडेशन में या तो मल्टीप्लाई की प्रोसेस हो रही हो, 2 से मतलब नहीं, मल्टीप्लाई की प्रोसेस हो रही हो, या डिवाइड की प्रोसेस हो रही है, कहां पर? अपडेशन पार्ट में। तो वो हमेशा लॉग के हिसाब से निकाला जाएगा। अब जैसे ऐसे समझ लो, अगर एग्जांपल भी लेना चाहो कि मान लीजिए एक हमारा लूप था फॉर x इज इक्वल टू 1 और x इज लेस देन आपका n, लेस देन इक्वल टू n, और x प्लस प्लस होता, x प्लस प्लस अगर ये होता, ठीक है, तो इसको n की वैल्यू अगर मान लो आप, n की वैल्यू आपकी 5 है, तो इसका मतलब ये अपने आप को जब चलवाता तो 5 बार चलता ये। लेकिन अब उसी n को अगर हम यहां पे लें, यहां पे 5 है, तो 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, जो भी प्रिंट होना हो फिर ऊपर जाएगा। अब 1 इंटू 2 2, अब दूसरी बार चल रहा है, 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, नीचे आया प्रिंट किया, फिर 2 इंटू 2 4, 4 इज लेस देन 5, फिर नीचे आया प्रिंट किया, तो ये तीसरी बार चल गया। मतलब 4 को ना देखना, तीसरी बार चला था। अब फिर 4 इंटू 2 8, अब ये चलना बंद हो गया। तो यहां पर ये मल्टीपल फॉर्म में चीजें चल रही होती हैं, तो उसको हमें मल्टीपल या डिवाइड के फॉर्म में चल रही होती है, तो उसको हम लॉग से रिप्रेजेंट करेंगे। ये अपने मतलब याद करने वाले तरीके में ऐड करना है आपको। तो अब यहां पर ये log 2 या खाली log लिखा होता, log 2 का क्या मतलब है? तो उसको समझ लो कि आपका अगर यहां पे 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है तो log 2 होगा, अगर यहां पे 3 से इंक्रीमेंट हो रहा है तो log 3 कर दोगे, इस तरीके से। और बाकी ये n तो रहेगा ही क्या, क्योंकि n तक लूप चल रहा है आपका। तो log मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही लेना है, इस चीज को आपको इस फॉर्मूले में याद करना है। एक और एग्जांपल मैंने लिया है यहां पर दिखाने के लिए। देखो यहां पर अब ये, अच्छा चेंज नहीं हुआ अभी, अब ये आपका वाइल लूप से बना दिया, ठीक है। तो इसमें भी आपका n i में दे दिया, तो 1 से n तक चलाओ या n से 1 तक चलाओ, वो तो सेम रहेगा। लेकिन यहां पर आपका अपडेशन पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड में अगर हम प्लस वो क्या कहते हैं माइनस माइनस करते, n i में दिया और खाली माइनस माइनस करते, तब तो वो लीनियर माना जाता है, तो उसको n तक मानते। लेकिन यहां पे डिवाइड 2 कर रहे हैं तो वो जल्दी पूरा हो जाएगा लूप, तो जल्दी पूरा हो जाएगा, इसका मतलब उसको लॉग के रूप में कंसीडर करना है। अब log 2 अगर लिखा है तो इसका मतलब है यहां पे 2 से डिवाइड हो रहा है। log अगर यहां 3 लिखा होता तो log 3 लिखना पड़ता, बस इतना ही है इसमें। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया। उसके बाद यहां पे भी छोटी सी ये बहुत सारे लूप दिखाकर प्रैक्टिस कराई गई है। ये पढ़ो, इसमें क्या लिखा है? 4 डिफरेंट फंक्शन आर ऑब्जर्व, ऑल फंक्शन यूज अ सिंगल फॉर लूप एंड विद इन अ फॉर लूप, सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर लूप। तो यहां पे आप, अब आपके लिए प्रैक्टिस है, आप यहां पे क्या लिखोगे? ओ एन लिखोगे, और यहां पर नहीं 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 नहीं, ये नहीं नहीं, हमने बताया, ध्यान देना, लॉग तभी लगेगा जब दो प्लस और माइनस को लीनियर माना जाता है और मल्टीप्लाई डिवाइड को लॉग माना जाता है। तो यहां पर ये 2 से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, खाली ओ एन ही इसको लिखोगे, और इसको ओ लॉग और यहां पे log 2 n ये लिखोगे, और सेम यहां पे भी
यही लिखोगे। ठीक, ऐसे पहचानोगे। जो क्वेश्चन आते हैं बच्चा, हम बस वही रिवाइज करा रहे हैं आपको कि जिससे कि आपको ये भी एक हेडेक के रूप में ना सोचना पड़े कि ये इसको भी याद करना पड़ेगा। अब ऐसे यहां पर देखो ये भी एक एग्जाम्पल दिया गया है, प्राइम नंबर का फंक्शन बनाया गया है। ठीक है, अब इसमें अगर यहां पे देखें तो ये n तक चल रहा है और प्लस प्लस है यानी लीनियर है, तो इसका मतलब इसको ओ एन कहा जाएगा। और यहां पर ये कैसा चल रहा है, SQRT तक, तो इसको ओ स्क्वायर रूट एन कहा जाएगा। ओ स्क्वायर रूट एन, स्क्वायर रूट लगा इसलिए स्क्वायर रूट एन कहा जाएगा। अब इन दोनों कोड में अगर हम देखें कि कौन ज्यादा समय लेगा और कौन कम समय लेगा, तो जो ज्यादा समय लेगा, क्योंकि बिगो नोटेशन में वर्स्ट ही निकालना होता है हमें, तो कौन ज्यादा समय लेगा? अरे ज्यादा समय जो ले, यस, ओ एन ज्यादा लगेगा। मान लीजिए एन में आपका यहां पर 4 है, एन में 4 लगा है और प्लस प्लस हो रहा है, तो 2 चला, 3 चला, और मान लीजिए लेस देन चल रहा है तो 2 3 दो ही बार चला, 2 टाइम्स ये चला। और यहां पे देखें तो 4 का स्क्वायर रूट निकाल दो, कितना बचेगा? 2। तो 2 से 2 लेस देन एक बार भी नहीं चला ये, तो वर्स्ट केस कौन सा हुआ? ये हुआ। तो ओ एन को यहां पर बड़ा मानोगे। तो ठीक है, ये आपको एक बेसिक एग्जांपल दे दिए। अब जो क्वेश्चन आपके अच्छा ये भी कुछ दिया है तो ये भी आप देख लेना, कांस्टेंट वाले को हटा दो, जैसे ये क्या ओ एन स्क्वायर से कंपेयर किया गया है, तो इसको हम फिलहाल अभी लीव करे दे रहे हैं क्योंकि हमें वो क्वेश्चन इसी टाइमिंग में दिखाने हैं। अच्छा देखो, ये पूरा हमने चार्ट एक दे रखा है यहां पे, जिसमें कांस्टेंट टाइम लगता है यानी सबसे कम वो ओ एन है, और ऐसे आपका लॉगरिथमिक टाइम जो है उसमें लॉग एन कहा जाता है। लीनियर टाइप जिसमें खाली प्लस प्लस हो रहा है वो खाली ओ एन कहा जाता है। और ये कौन सी चीज लिखी है? लीनियर अर्थमेटिक में ओ एन लॉग एन लिखा जाता है। ये बहुत हायर लेवल तक की कॉम्प्लेक्सिटी इसमें निकाली जाती है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक टाइम, अब मैथ जिनको आती है वो जान पा रहे होंगे क्वाड्रेटिक क्या है। उसमें आपका नेस्टेड लूप होता है, तो आपका वो एन ओ एन स्क्वायर माना जाता है। और ऐसे पॉलिनोमियल में यहां पे सी की कोई अलग से वैल्यू होगी, तो इसलिए ओ एन सी ये माना जा रहा है। एक्सपोनेंशियल टाइम में ओ एन ओ सी की पावर एन, और फैक्टोरियल टाइम में ओ एन का फैक्टोरियल, और ऐसे ये इनफाइनाइट वाला है। तो ये खाली चार्ट इतना पूछा नहीं जाता है, ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हमने दिखा दी हैं आपको कि टॉपिक चल रहा है इसलिए हमने दिखा दी, बाकी ये पूछा नहीं जाता है। अब यहां पे देखो कुछ एग्जाम्पल दे दिए गए हैं कि आपके मेमोराइज मन में करो, और उसके हिसाब से यहां पे कोड लिखा हुआ है कि जैसे आपका इवन ऑड का दे दिया गया है, इवन ऑड का, तो इवन ऑड में चाहे इफ कंडीशन ट्रू हो चाहे एल्स ट्रू हो, दोनों में इवन है या ऑड है इतना ही बताया जाता है, तो इसलिए उसको हम O1 कंसीडर कर रहे हैं। और यहां पे फाइंडिंग एलिमेंट ऑन सॉर्टेड एरे विद बाइनरी सर्च, तो बाइनरी सर्च में हमारा यहां पर अच्छा देखो, बाइनरी सर्च में बीच वाला ढूंढता है सबसे पहले, और फिर अगर बीच वाला नहीं मिला तो आगे ढूंढेगा या पीछे ढूंढेगा। तो उसमें स्क्वायर वाला कोई चक्कर, वो जो 2 लगा रहे थे वो वाला चक्कर नहीं है, तो इस वजह से यहां पर उसको ओ लॉग एन खाली कहा जाता है। लॉग, लेकिन लॉग तो है क्योंकि हमें पता नहीं आगे जाएंगे ढूंढने या पीछे जाएंगे, और उसमें टाइम खर्च होना ही होना है। तो ये बाइनरी सर्च का एक एग्जांपल दे दिया गया। लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना हो अनसॉर्टेड एरे में, या डुप्लीकेट एलिमेंट को ढूंढना हो, तो उसमें लीनियर लूप लगता है, तो उसको ओ एन कहा जाएगा। और ऐसे सॉर्टिंग एलिमेंट इन एरे, मर्ज सॉर्ट, जो तुम्हारे कोर्स में मर्ज सॉर्ट तो थी, तो 4 सॉर्टिंग है, सिलेक्शन, बबल, मर्ज और इंसर्शन, 4 हैं। तो मर्ज सॉर्ट में 2 एरे जिसमें सॉर्टेड डेटा है और उसको मर्ज करके तीसरे में सॉर्टेड डेटा बन जाए, उसको मर्ज सॉर्ट कहते हैं। तो उसमें आपका ओ एन लॉग एन, और ये देखो जो बताया गया था टर्म कि जिसमें ये चीज दिखाई पड़े उसमें लॉग वाला लगता है। क्वाड्रेटिक किसमें ढूंढ सकते हो? डुप्लीकेट एलिमेंट इन एरे, और सॉर्टिंग एरे विद बबल सॉर्ट, तो उसमें 2 लूप लगते हैं आपके, तो आपका ओ एन स्क्वायर लगा, जहां 2 लूप लगेंगे वो ओ एन स्क्वायर हो जाएगा, और वो भी नेस्टेड में। उसके बाद यहां पे 3 वेरिएबल
इक्वेशन सॉल्वर, क्यूबिक तो 3 पावर हो गई, अगर तीन वो लग रहे हैं। ऐसे फाइंडिंग ऑल सबसेट, सबसेट अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें 2 की पावर n हो जाता है ये फॉर्म। और फैक्टोरियल वाले में ये वाला हो जाएगा, फैक्टोरियल का साइन n के साथ में हो जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा, और भी कुछ हमने स्क्रीनशॉट ले रखा है। तो ये देखो तीनों का लिख दिया गया है कि लीनियर सर्च, क्योंकि यही जो फिक्स चीजें हैं उन्हीं में ज्यादातर पूछा जाता है। तो आपको जैसे मर्ज और इंसर्शन और सिलेक्शन बबल और बाइनरी और लीनियर यही कोर्स में है, तो इसलिए मैंने 3 ही का ले लिया, बाकी होता सबका है। तो उसमें बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस, और ये स्पेस का अलग से दे दिया गया। ये 3 टाइम के हैं, स्पेस को बहुत कम ही मेजर किया जाता है, इसलिए स्पेस भी हमने ले लिया कि थोड़ा सा देख लो। तो यहाँ पे लीनियर में, लीनियर सर्च में वही जीरो से लगाकर लास्ट तक चेक किया जाता है। तो अगर जीरो पे ही नंबर मिल गया तो ON माना जाता है। अगर एवरेज, एवरेज का हमें पता नहीं कि बीच में कहां पे मिल लेगा, तो उसको वर्स्ट के बराबर ही माना जाता है। एवरेज कुछ अलग से होता ही नहीं है, आप लोग ये मानिएगा, एवरेज कोई अलग से होता ही नहीं है, वो वर्स्ट के इक्विवेलेंट ही हमेशा माना जाता है। जैसे एरे है तो बीच में अगर कोई नंबर मिला तो थोड़ा बीच में मिला, या बिल्कुल बीच में मिला, या थोड़ा आगे था या थोड़ा पीछे था, वो बीच में ही माना जाएगा। तो उसको हमारा वर्स्ट केस के बराबर माना जाता है, और वर्स्ट केस तो हमारा सबसे लास्ट में ही मिलता है। तो ये लीनियर में आपको मैंने एक एग्जांपल दिखाया था। ऐसे बाइनरी में बेस्ट केस यानी पहली बार में मिड पे ही मिल गया नंबर, ध्यान दो, बाइनरी सर्च में मिड पे ही नंबर मिल गया तो वो बेस्ट केस क्या हो जाएगा, O1। और अगर उसको आगे पीछे टहलाना पड़ा तो एवरेज और वर्स्ट जो है केस सेम होते हैं। ठीक है, ऐसे बबल शॉट में बेस्ट केस, बेस्ट केस का मतलब है डेटा जैसा इनपुट, क्योंकि ये सारा डिपेंड करता है इनपुट डेटा पे। तो मान लीजिए तुम्हारा जो एरे दिया था सॉर्टिंग करने के लिए, उसमें स्टार्टिंग के 2 ही नंबर खाली आगे पीछे करने थे, बाकी सब पहले सॉर्ट था, सिर्फ 2 ही नंबर करने थे आगे पीछे। तो ऊपर वाला लूप भी एक बार चला और अंदर वाला भी एक ही बार चल पाया और डेटा स्वैप हो गया। और उसके बाद वो लिमिट के साथ तो चलेंगे, लेकिन वर्किंग तो नहीं हो रही ना अंदर, क्योंकि इफ कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी। तो उसमें आपका जो है बबल शॉट में ON, वो ऊपर वाला भी एक ही बार चला और नीचे वाला भी एक ही चला, तो उसको बेस्ट केस में ON मान लिया जाता है। और अगर उसको चलवाना पड़ा पूरा तो 2 की पावर n के हिसाब से चलेगा। तो वर्स्ट और ये आपका एवरेज केस सेम ही माने जाते हैं, यानी कि एवरेज को आप अलग से कंसीडर ना कीजिएगा। ऐसे सिलेक्शन सॉर्ट का, सिलेक्शन और बबल में लगभग सेम ही होता है, बस ये बेस्ट केस में सिलेक्शन में थोड़ा सा अलग ये लिखा हुआ है, ये क्योंकि दोनों लूप उसमें भी लगते हैं। लेकिन हम भी इसमें भी कह सकते हैं कि पहली बार में ही मिल गया तो इसको भी हम बेस्ट केस में ON ही लिख सकते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट में फिलहाल तीनों एक ही साथ में दिए गए, उसको चला के हम लोगों को देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि क्या है। तो ये मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया था, जिसके हिसाब से आप थोड़ा सा इससे भी आइडिया ले लोगे। अब क्वेश्चन आते कैसे हैं इसको देख लो। अब प्रिपेयर करना है किनको, उनको देख लो। ये क्वेश्चन है हमारे, और इनको हम जल्दी जल्दी आपको समझा देते हैं यहां से। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। जैसे देखो यहां पर कहा गया व्हाट इज वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो फॉलोइंग कोड में इसमें देखो ये नेस्टेड लूप है, कुछ करना नहीं, नेस्टेड नहीं, ये तो ब्रैकेट बंद हो गया। तो ये क्या है, ON है, और इसको करोगे तो ये क्या है, OM है, OM है। ठीक है, तो ON OM ये 2 हैं। अब जब दोनों अलग अलग हैं, अगर दोनों n होते तो ठीक था, लेकिन दोनों अलग अलग हैं तो आप क्या लिखोगे, ON प्लस M। और प्लस M क्यों लिखा, क्योंकि वो लूप अलग खत्म हो चुका है, ये लूप अलग खत्म हो रहा है, इसलिए प्लस में जाएगा। नेस्टेड में होगा तभी इनटू में जाएगा, यानी स्क्वायर में जाएगा। उसके बाद जो है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, हाउ वुड द कॉम्प्लेक्सिटी चेंज इफ द सेकेंड लूप वेंट टू n इंस्टेड ऑफ m। यानी अगर इसको n बना दिया जाए तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, ये n मिलकर, एक मिनट, हाँ ये अलग n है, ये अलग है, तो ये भी ON है, वो भी ON है, दोनों बराबर माने जाएंगे, तो ON खाली निकलेगा। तो इसके आंसर्स देखो लिखा है, पहले वाले का आंसर ON प्लस M लिखा है, और दूसरे में ON की जगह पर आपने उसको n 2 कर दिया ना, तो 2n हो गया ये, और कांस्टेंट वाली वैल्यू रिमूव कर दी जाती है, तो खाली ON बचेगा। तो ऐसे आप इसको निकालोगे।
अब डेफिनेशन हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, डेफिनेशन आपको एक रटनी है, यहाँ पे बहुत बार लिखा होगा क्योंकि बार बार क्वेश्चन कई अलग अलग तरीके से पूछेंगे ना। व्हाट इज बिगो नोटेशन, तो एक बार डेफिनेशन रट लेना, वही लिखते रहना। तो हम डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, हम जहां कोई कुछ करवाना होगा वो बताएंगे आपको, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है। कौन सा एग्जाम्पल? हाँ, थर्ड वाले हम देख रहे हैं। व्हाट इज रोल ऑफ कांस्टेंट इन कॉम्प्लेक्सिटी, और कांस्टेंट वैल्यू जो हम कह रहे थे रिमूव कर दी जाती है। और एक्सप्लेन ब्रीफली विद एन एग्जाम्पल, तो जैसे यहां पे बिगो नोटेशन इज यूज्ड कांस्टेंट्स एंड लो ऑर्डर टर्म्स आर ड्रॉप्ड। कांस्टेंट और लो ऑर्डर टर्म को ड्रॉप कर दिया जाता है, इसमें साफ साफ बताया जा रहा है। हाउएवर इफ टू एल्गोरिथम हैव सेम बिगो नोटेशन, दो एल्गोरिथम की सेम बिगो नोटेशन हो तो उसमें सब में से कांस्टेंट वाली वैल्यू को ड्रॉप कर दिया जाता है। ऑल्सो वन मे बी फास्टेस्ट, और उन दोनों में ढूंढा जाता है जो जो कांस्टेंट हटाने के बाद जो बचे हैं उनमें कौन सा बड़ा है, उनमें ढूंढा जाता है। तो एग्जांपल ही देख लो, यहां पर देखो लिखा है सपोज एल्गोरिथम 1 रिक्वायर्स n की पावर 2, यानी ये नेस्टेड लूप है, और एल्गोरिथम 2 रिक्वायर्स 10 इंटू n की पावर 2 प्लस n टाइम्स। अब जरा यहां पे गौर करना, इसमें तो कुछ है ही नहीं, n की पावर 2 है, और इसमें रिमूव करो 10 रिमूव हो जाएगा, और फिर ये दोनों n बचे हैं तो इसमें कौन बड़ा है? n स्क्वायर। तो यानी सिर्फ इसमें से n स्क्वायर ही लिया जाएगा, o n स्क्वायर। तो अब यहां पे लिखा था फॉर बोथ एल्गोरिथम द टाइम इज o n स्क्वायर, और बट एल्गोरिथम 1 विल बी फास्टेस्ट देन एल्गोरिथम 2। अब जैसे इसमें इतने सारे कांस्टेंट लगे तो ये अपना कुछ ना कुछ तो रोल अपना आधा करेंगे ना, तो उसमें टाइम लग जाएगा, और ओवरऑल निकालें तो दोनों ओ एन स्क्वायर ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा और इसमें थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें इतने सारे कांस्टेंट दिए गए हैं। इस वजह से जहां जहां कैलकुलेशन दिखाई पड़े आप एक बार बोल देना, तो मैं उसको जरूर आपको बताऊंगा। फिर से बिगो नोटेशन क्या है तो आपको बता दिया गया है, ठीक है। अब जरा देखो, डिफाइन कॉन्सेप्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, कैलकुलेट द कॉम्प्लेक्सिटी यूजिंग बिगो नोटेशन। तो देखो सिंगल लूप लिखा है तो ओ एन खाली लिख दोगे, और बाकी यहां पे आंसर क्या लिखा है? कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी इज अ ग्रोथ रेट और मेजरमेंट ऑफ एन एल्गोरिथम, द लेवल इन डिफिकल्टी इन सॉल्विंग मैथमेटिकली paused problem as measured by time, number of steps। अरे ये डेफिनेशन है, दिमाग खराब कर रही है। उसके बाद जो है आगे देखो, वो ओ एन निकलेगी, उसकी एक लूप था। अब देखो जहां पे जैसे कह दिया गया डिफरेंस बिटवीन वर्स्ट केस और बेस्ट केस, तो द बेस्ट केस इज द लीस्ट नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन फॉर एल्गोरिथम, सबसे कम समय लगता है एल्गोरिथम को एक्सेस करने में, और ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन। तो फॉर लूप में हम लोगों ने बाइनरी सर्च वाले में समझा है इस चीज को। अब देखो यहां पे व्हाट इज द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑन द फॉलोइंग कोड। तो अभी हम लोग आंसर ना देखें, ठीक है, आंसर नहीं देख रहे हैं हम लोग, और यहां पे जरा निकालने की कोशिश करो। तो ये एन एम अलग अलग हैं, तो अलग अलग हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे? ओ एन इंटू, प्लस नहीं करेंगे क्योंकि नेस्टेड में है, इंटू, सॉरी इंटू हो ही चुका है एम, इसका तो ये निकला, फिर ये लूप खत्म हो गया। अब ये का क्या है? ये खाली ओ एक्स है, ओ एक्स है। तो अब यहां पर देखा जाए इसमें क्या पूछा था? वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो ये दोनों चीजें निकली हैं। अब वर्स्ट केस इसमें कौन सा होगा? ऊपर वाला होगा, तो इसको हम कहेंगे ओ एन एम, मल्टीप्लाई वाला साइन हटा देंगे, ओ एन एम लिख देंगे, और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। देखो यहां पे करके दिखाया गया है कि हमने पहले क्या निकाला? ओ एन इंटू एम, और फिर प्लस ओ एक्स। अब इसमें जो है इस चीज को एन एम कहा जा सकता है, और ये आपका एक्स है। उसमें वर्स्ट केस पूछा गया था ना, तो पहले ही वाला हो जाएगा, दूसरे वाले को हम लोग वो तो रूल के हिसाब से इग्नोर कर देते हैं ना दूसरे वाले को। लेकिन x भी कुछ भी हो सकता है।
अच्छा x बिल्कुल अलग है, n ही थोड़ी ना है। इग्नोर हम लोग तब कर देते हैं कि ऊपर भी n था नीचे भी n था, तो n तो सब हट ही जाएगा, लेकिन x तो नई अपनी वैल्यू ला सकता है ना, इसलिए इग्नोर नहीं किया गया। ठीक, बिल्कुल सही, ऐसे ध्यान से पढ़ो। तो यहां पे पूरा वर्स्ट केस में ये आएगा। अब यहां पे जैसे कह दिया कि इफ चेंज ऑल लूप वेंट अप टू n, तीनों में n हो जाए, तो ऊपर वाले दोनों mn थे तो वो दोनों n हो गए तो n स्क्वायर आ गया, और फिर नीचे वाला भी n कर दिया गया, तो n इसके साथ जब देखेंगे तो दोनों में जो बड़ा होगा उसको लिया जाएगा, तो n स्क्वायर को यहां पर लिया जाएगा, है ना। तो बस आप समझो, बहुत आसान टॉपिक है, जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप खाली सीख लो, बाकी जो है अगर बहुत ज्यादा डिटेल चाहिए तो हम एक एक चीज सॉल्व करके आपको बाद में बता देंगे। ये तो थ्योरी है, ठीक है। इसमें देख लो, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग कॉमन एक्सप्रेशन इन बिगो नोटेशन। इन दोनों में कॉमन क्या है? ये आपका सिंगल लूप है और ये आपका डबल लूप है। अब यहां पे देखो, ओ एन इट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिंगल लूप, और ओ एन स्क्वायर इट इज द नेस्टेड लूप विद ईच लूप गोइंग अप टू एन। दोनों को मतलब बता दिया गया। और लिस्ट एनी टू केस टू एनालाइज द एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी, तो बेस्ट केस और वर्स्ट केस ही लिया जाता है, एवरेज वाले को छोड़ देना होता है। फिर देखो डोमिनेंट टर्म क्या है, एक बार फिर से देख लो। बिगो नोटेशन तो पता ही है आपको। डोमिनेंट टर्म क्या है? द टर्म विच इज यूज टू डिस्क्राइब द ग्रोथ रेट ऑफ द एल्गोरिथम इज नोन एज डोमिनेंट टर्म। अब जरा यहां पे एग्जांपल ले लो। अभी आपने देखा एक n स्क्वायर है और एक खाली n है, तो इसमें डोमिनेंट टर्म किसको मानोगे? इसीलिए इसको लिया जाता है, डोमिनेंट टर्म को लेना है, ठीक है। तो ये आपका डोमिनेंट टर्म हो गया। उसके बाद देख लो, डिफाइन बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी विद एग्जांपल। तो अगर बेस्ट केस कहा जा रहा है तो बेस्ट केस आपका तो देखा जाए O1 होती, O1 जो है बेस्ट केस में आ जाती है, इसको ऐसे छोड़ दो। फिर उसके बाद कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, और व्हाट इज O1 कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम। तो O1 है, देखो O1 जो है बेस्ट में आएगा। O1 कॉम्प्लेक्सिटी मींस दैट इन द एल्गोरिथम देयर इज ओनली नॉन स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड। जैसे कि एक ही लिखा है c इक्वल टू a प्लस बी, या खाली लिखा है int a इक्वल टू 5, तो एक बार वो खाली चलेगा, उस तरीके से। फिर देखो और कोई चीज देखो यहां पे क्या क्या गया, ये स्पेस वाला कभी आएगा नहीं, हमने बस डाल दिया है इसको कि कभी आ जाए तो आ जाए। ये देखो बिगो नोटेशन फॉर ओनली वन स्टेटमेंट, तो वन स्टेटमेंट के लिए O1 हो जाएगी, बाकी बिगो नोटेशन आपने देख लिया कई बार। ये वाला क्वेश्चन देख लो, एक्सप्लेन विद द हेल्प दैट y कॉम्प्लेक्सिटी O(n) स्क्वायर इज सिंपलर देन O2 की पावर n। ठीक है, अब ये अलग टाइप का दे दिया गया, तो इसमें वैल्यू रख के देख लो। अब जैसे कि n की वैल्यू अगर पहले वाले में n की वैल्यू हम यहां पर 5 ले रहे हैं, तो इसका मतलब 5 की पावर 2 हो गई, कितना आया 25। और यहां पर n की वैल्यू जब 5 रखोगे तो 2 की पावर 5 कितना आ गया 32। तो सिंपलेस्ट कौन हुआ इस दोनों में? n स्क्वायर। तो यहां पे बताया गया कि ये करने पर ये मिलेगा, तो दिस शोज o की पावर n इज सिंपलर देन o की पावर 2 की पावर n, इस तरीके से निकाल सकते हो। उसके बाद बस खत्म। ये हमने आप लोगों को खुद सॉल्व करने के लिए दे दिया था कि इसका मतलब अपने आप निकाल लो, ये ON निकल आएगा। तो कितना समझे कितना नहीं समझे इससे मतलब नहीं। शुरुआत में हो सकता है आपको डर लग रहा हो कि पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन अब आपको सेंस लग गया होगा कि 2 नंबर पाने के लिए जितना चाहिए उतना मिल गया आपको या नहीं मिल गया। ऐसे आएगा क्वेश्चन। डेफिनेशन थोड़ी सी आपको याद करनी पड़ेगी, डोमिनेंट टर्म क्या है या बिगो नोटेशन क्या है, ये डेफिनेशन वर्स्ट केस बेस्ट केस की डेफिनेशन पूछ दी गई। और कुछ एग्जांपल आपको याद रहे, जैसे लीनियर सर्च वाला हमने याद करा दिया आपको कि O1 लिख दिया बेस्ट केस और ON लिख दिया वर्स्ट केस। डिफरेंस अगर पूछ देते हैं तो इतना और याद रखना, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, आज की क्लास बच्चों यहीं पे एंड होती है, और बाकी जो है अभी मैं वीडियो ऑफ कर देता हूं, फिर एक बार